हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ चल रही है। मैंने अब तक 50 क्वेश्चन शेक्सपियर पे कराए हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज ऑन योर स्क्रीन। मैलकॉम इन मैकबेथ इज डंकन्स। मैलकॉम मैकबेथ में डंकन का क्या है? सेकेंड सन है, ब्रदर है, फ्रेंड है, एल्डेस्ट सन है। क्वेश्चन को समझिएगा। मैलकॉम इन मैकबेथ यानी कि मैकबेथ ट्रेजेडी में मैलकॉम है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर डी। मैलकॉम इन मैकबेथ इस डंकन्स के दो बेटे हैं, मैलकॉम और डोनाल्ड बेन। तो क्वेश्चन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों पढ़ेंगे। मैलकॉम इन मैकबेथ इज डंकन्स एल्डेस्ट सन। मैलकॉम मैकबेथ में डंकन का बड़ा बेटा है। ही इज डिक्लेयर्ड एज डंकन्स हायर एट द एंड ऑफ द ओपनिंग बैटल, एन इवेंट दैट मैकबेथ सीज एज एन ऑब्स्टिकल टू हिज एम्बिशन। अपॉन डंकन्स डेथ, मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन फ्लू फ्रॉम स्कॉटलैंड, fearing that they will suffer a fate similar to डंकन। तो दोस्तों, मैलकॉम और डोनाल्ड बेन किंग डंकन के दो बेटे हैं, और जब किंग डंकन की हत्या हो जाती है तो ये दोनों बेटे भाग जाते हैं वहाँ से, स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं। और इनको इस बात का डर होता है कि जो हाल मेरे पिता का हुआ कहीं वही हमारा ना हो, और इसलिए वो दोनों स्कॉटलैंड, मैलकॉम बड़ा भाई और डोनाल्ड बेन छोटा भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 इज ऑन योर स्क्रीन। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट अ ट्रेजिडी। इनमें से कौन सा ट्रेजिडी नहीं है? तो दोस्तों, आपको पता है कि शेक्सपियर की 4 मेजर ट्रेजिडी हैं, एचओकेएम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो इसमें टेम्पेस्ट ट्रेजी कॉमेडी है, इसलिए टेम्पेस्ट इज़ द राइट आंसर। ये ट्रेजिडी नहीं है, ये ट्रेजी कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द टेम्पेस्ट 1611 is a play by English playwright William Shakespeare. Is not a tragedy, it is tragic comedy. ये ट्रेजिडी नहीं है बल्कि ये ट्रेजी कॉमेडी है, और मिरांडा इस प्ले की हीरोइन है। क्वेश्चन नंबर 4 मेजर ट्रेजिडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ आर द मोस्ट फेमस 4 ग्रेट ट्रेजिडीज़। Hamlet, Prince of Denmark, tragedy in 5 acts by Shakespeare. It was originally published in 1602. Othello 1604 is a tragedy written by Shakespeare. Macbeth 1606 tragedy in 5 acts by Shakespeare. Hence the option B would be correct. दोस्तों, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है एचओकेएम की ट्रिक याद रखिए, 2456 की ट्रिक याद रखिए, 1602, 1604, 1605, 1606। H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर एंड M फॉर मैकबेथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पेस्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 इज ऑन योर स्क्रीन। इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, what condition must the prince of Morocco agree to before he may choose from among the caskets in order to marry पोर्सिया। तो शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया से शादी करने के लिए प्रिंस ऑफ मोरक्को के सामने कौन सी शर्त थी, उस शर्त का उसे पालन करना था। तो पहला है दैट इफ़ ही चूजेस रॉन्ग ही विल गिव ऑल हिज वेल्थ टू पोर्सिया एंड लिव फॉर एवर। दूसरा है दैट इफ़ ही चूजेस रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। तीसरा है दैट इफ़ ही चूजेस रॉन्ग ही विल हैव टू मैरी ए वुमेन ऑफ पोर्सिया चूजिंग। एंड डी है दैट इफ़ ही चूजेस रॉन्ग ही विल बिकम पोर्सियाज स्लेव। तो दोस्तों, कंडीशन ये थी कि अगर उसने गलती की तो वो कभी भी शादी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इफ़ ही चूजेस रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। क्वेश्चन नंबर 53 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। The condition must the Prince of Morocco agree to before he may choose from among the caskets in order to marry Portia, that if he chooses wrong, he will never marry. The Prince of Morocco, a Moorish prince who seeks Portia's hand in marriage, the Prince of Morocco asks Portia to ignore his dark countenance and seeks to win her by picking one of the 3 caskets
certain that the caskets reflect Portia's beauty and stature, the Prince of Morocco picks the gold casket which proves to be incorrect। तो दोस्तों पोर्शिया से शादी करने के लिए उसके फादर की वसीयत के हिसाब से 3 कास्केट थे जिनका चुनाव, सही कास्केट का चुनाव करने वाले के साथ पोर्शिया की शादी होनी थी। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने सोचा कि पोर्शिया की सुंदरता, वो एक सुंदर है और इसलिए उसका जो पोर्ट्रेट होगा, जो उसकी पिक्चर होगी वो गोल्ड कास्केट में होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो गलत साबित होता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ 16th century play written by William Shakespeare in which a merchant in Venice named Antonio defaults on a large loan provided by a Jewish moneylender Shylock। तो दोस्तों इसमें आपको पता है कि एंटोनियो और बेसेनियो नाम के 2 फ्रेंड हैं और एंटोनियो बेसोनियो के लिए 3000 डुकेट्स लेता है साइलॉक से, इस शर्त पर कि यदि वो उसका पैसा नहीं लौटा पाएगा तो अपने बॉडी से वो 1 पाउंड फ्लेश देगा। 16th सेंचुरी का ये प्ले है, शेक्सपियर ने इसको लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। क्वेश्चन नंबर 54 इज ऑन योर स्क्रीन। तो 53 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इफ़ ही चूजेस रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। क्वेश्चन नंबर 54 इज ऑन योर स्क्रीन। Who among the following characters Shakespeare has spoken the famous line? किस कैरेक्टर ने, शेक्सपियर के किस कैरेक्टर ने ये फेमस लाइन बोली है? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। कि जीऊँ या ना जीऊँ, यानी कि ये बात कही थी हैमलेट ने, हैमलेट में कही थी। और जो किंग हैमलेट का बेटा, यानी कि किंग हैमलेट का जो बेटा हैमलेट था, उसने ये बात कही थी टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो 54 के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द कैरेक्टर हैमलेट हैज स्पोकन द फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। शेक्सपियर्स प्लेज हैमलेट इन एक्ट 3 सीन 1। दोस्तों ये कभी कभी एक्ट और सीन से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस एक्ट 3 सीन 1 में बोला गया। हैमलेट ट्रेजेडी का पूरा नाम है हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इज अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, 5 एक्ट की ट्रेजेडी है, शेक्सपियर ने लिखी है बाय विलियम शेक्सपियर। रिटन अबाउट 1599-1601 एंड पब्लिश्ड इन अ क्वार्टो एडिशन इन 1603 फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड टेक्स्ट विद रेफरेंस टू एन अर्लियर प्ले, दस द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज डी। तो दोस्तों 5 एक्ट की ट्रेजेडी है हैमलेट, शेक्सपियर ने लिखी है और इसको क्वार्टो एडिशन में 1603 में पब्लिश कराया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑन योर स्क्रीन। इमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज, इमिलिया शेक्सपियर की प्ले शेक्सपियर की ट्रेजेडी ओथेलो में इमिलिया कौन है? तो इमिलिया दोस्तों वाइफ है किसकी? इयागो की। ओथेलो की वाइफ का नाम है डेस्डेमोना और इमिलिया किसकी वाइफ है? इयागो की। सी द एक्सप्लेनेशन। इमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज़ द वाइफ ऑफ इयागो, इयागो की पत्नी है इमिलिया। ओथेलो फुल टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस इज ए ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1604-1605, set in Venice and a seaport in Cyprus. Its source is Cynthios Gli Hecatimithi. In the end of the play, Emilia tells Othello that Desdemona, wife of Othello, is innocent and Iago, Emilia's husband, is behind a tragic plot. Iago stabs Emilia. तो जब इयागो की पत्नी इमिलिया ओथेलो को पूरी सच्चाई बता देती है कि उसकी पत्नी निर्दोष थी और इस ट्रेजिक प्लॉट के पीछे उसके हस्बैंड इयागो का हाथ था, तो इयागो अपनी पत्नी को खंजर मार देता है और उसकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑन योर स्क्रीन। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज प्रिंटेड इन, तो 1623 दोस्तों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 56 का बी इज़ द राइट आंसर, 1623 इज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वॉज प्रिंटेड इन 1623। Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies is a collection of plays by Shakespeare
commonly referred to by modern scholars as the first folio, published in 1623. It contains 36 plays of Shakespeare, and it was prepared by Shakespeare's colleagues John Haminges and Henry Condell. It was dedicated to William Herbert and his brother Philip Herbert. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 is on your screen. Which play by Shakespeare describes jealousy as the green-eyed monster? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेलिसी की बात ओथेलो में आती है, और किसने डिस्क्राइब किया था ओथेलो में? तो यागो ग्रीन आइड मॉन्स्टर भड़काता है वो ओथेलो को। 57 का सी इज़ द राइट आंसर। इन ओथेलो शेक्सपियर डिस्क्राइब्स जेलसी एज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। इन ओथेलो शेक्सपियर ने जेलसी को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा है। इन एक्ट 3 सीन 3 ऑफ द प्ले Othello, Iago tries to manipulate Othello by suggesting that his wife Desdemona is having an affair. Iago plants the seeds of jealousy in Othello's mind by saying, "Oh, beware, my lord, of jealousy. It is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on." तो दोस्तों यागो ने ये बात कही थी, और उसने ही ओथेलो के मन में इस बात का शक बो दिया था कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, और वो चूँकि डेस्डेमोना से उसने लव मैरिज की थी, और ओथेलो बहुत ज़्यादा उस पर शक करने लगता है, और उसी जेलसी के कारण वो उसकी गला दबाकर उसके बेड पे ही हत्या कर देता है। और बाद में जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि उसकी पत्नी इनोसेंट थी, तो वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 58 इज ऑन योर स्क्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट इज। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है दोस्तों? सब टाइटल क्या है ट्वेल्थ नाइट का? वॉट यू विल इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है वॉट यू विल। द सब टाइटल ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज ट्वेल्थ नाइट इज वॉट यू विल, और कॉमेडी इन 5 एक्ट्स रिटन अबाउट 1600-1602। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 58 इज डन। रिटन अबाउट 1600-1602। द ओरिजिनल सोर्स इज ड्रॉन फ्रॉम द स्टोरी अपोलोनियस एंड सिला बाय बार्नेब रिच एंड हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन 1581। द प्ले सेंटर्स अराउंड द ट्विंस। ट्वेल्थ नाइट में मैंने बताया था आपको, वायला बहन है और सेबेस्टियन उसका भाई जुड़वा हैं। वायला एंड सेबेस्टियन हु आर सेपरेटेड इन अ शिपरेक, ईच बिलीव्स द अदर टू बी ड्रॉन। दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि वो डूब गए। वायला डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ यंग मैन सिजेरियो गेट्स जॉब एज अ सर्वेंट फॉर द ड्यूक ओरिसिनो। दस द करेक्ट आंसर इज बी। तो ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है वॉट यू विल, और इसी में भाई बहन जुड़वा भाई बहन बिछड़ जाते हैं एक शिपरेक में, और दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि वो डूब गए हैं, और वायला सिजेरियो का भेष रख करके ड्यूक ओरिसिनो के वहाँ सेवक का काम करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 59 इज ऑन योर स्क्रीन। विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन द प्ले हैमलेट। इनमें से कौन से कैरेक्टर हैमलेट में नहीं अपीयर होता है? तो होरेशियो हैमलेट का फ्रेंड था, ओफेलिया हैमलेट की गर्लफ्रेंड थी, जर्ट्रूड हैमलेट की माँ थी, तो ओलिविया दोस्तों इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा कौन नहीं अपीयर होता है, तो ओलिविया इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट। ओलिविया डज नॉट अपीयर इन द प्ले हैमलेट। शी इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। बिफोर द प्ले बिगिंस शी लॉस्ट हर ब्रदर एंड दिस लॉस हैज़ मेड हर ग्रीफ स्ट्राइकन, and she has refused to see anyone who does not reside in her household and declared that she will be in mourning for 7 years. Rest of the characters in the options appear in Hamlet. Hence option C is the correct answer. तो ओलिविया दोस्तों ट्वेल्थ नाइट में है। ओलिविया इसमें ट्वेल्थ नाइट में मैंने आपको बताया था कि लव ट्रायंगल का सीन होता है। ड्यूक ओरिसिनो प्यार करता है ओलिविया से,
ओलिविया प्यार करने लग जाती है किससे, जिसको सिजेरियो, जो कि ओलिविया जो कि वायला थी सिजेरियो के भेष में, और वायला प्यार करने लग जाती है किसको, ड्यूक ओरिजिनो को। तो इसी प्ले में दोस्तों 12th नाइट में ही ओलिविया इस बात की कसम लेती है कि वो 7 सालों तक किसी को भी नहीं मिलेगी जो उसके घर के आंगन में नहीं रहते हैं, उनके अलावा जो है वो किसी से भी नहीं मिलेगी, उनके घर में जो उस समय सदस्य थे उनको छोड़कर। तो 7 सालों तक की वो शर्त लेती है क्योंकि उसको वो अपने भाई की मौत का शोक प्रकट कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 60 ऑन योर स्क्रीन। In her essay, What if Shakespeare had sister, Virginia Woolf gave name to Shakespeare's hypothetical sister. What was it? तो ऐसा माना जाता है कि अगर शेक्सपियर की बहन होती तो वर्जीनिया वुल्फ ने क्या एक हाइपोथेटिकल नाम दिया उसकी सिस्टर का। तो ऑप्शन नंबर सी, जूडिथ इज़ द राइट आंसर। आपको पता है कि शेक्सपियर के 3 बच्चे थे, हैमनेट, जूडिथ और सुसन्ना। तो जूडिथ नाम वर्जीनिया वुल्फ ने दिया, हाइपोथेटिकल सिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इन हर एसे व्हाट इफ़ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर, वर्जीनिया वुल्फ ने अपने एसे व्हाट इफ़ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर में गेव नेम टू शेक्सपियर्स हाइपोथेटिकल सिस्टर, शेक्सपियर की जो बहन है उसका नाम जूडिथ दिया वर्जीनिया वुल्फ ने अपने एसे में। वो वर्जीनिया वुल्फ क्रिएट्स हर टू शो हाउ अ वुमेन विद टैलेंट में बी इक्वल टू शेक्सपियर बी एबल टू अचीव द सम सक्सेस। वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें ये बताने का प्रयास किया कि कैसे एक औरत भी अपने टैलेंट के दम पर शेक्सपियर की बराबरी कर सकती है और वो भी सफलता हासिल कर सकती है। Shakespeare's sister is same taken from A Room of One's Own, published in 1929. In Shakespeare's sister, Woolf explores the plight of women in society in England during the 15th and 16th century. तो इसमें दोस्तों स्त्रियों की दशा पर उन्होंने बताया है कि समाज में इनकी क्या स्थिति थी 15वीं और 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 61 इज ऑन योर स्क्रीन। Why did the ghost in Shakespeare's Hamlet disappear when Horatio asked the ghost to reveal its secret? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है 61। क्वेश्चन नंबर 61 में घोस्ट जो है वो गायब क्यों हो गया था जब होरेशियो ने उससे कहा कि वो अपने सीक्रेट को क्या करे, रिवील करे, प्रकट करे। तो क्यों गायब हो गया था? क्योंकि दोस्तों कॉक क्रोड एंड सिग्नल्ड दैट इज़ मॉर्निंग, क्योंकि मुर्गी ने बांग लगा दी थी और इस बात का सिग्नल था कि अब सुबह हो गई है। और चूँकि किंग हैमलेट अब मर चुका है, वो एक भूत की उसमें है और भूत सिर्फ रात में ही दिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, कॉक क्रोड एंड सिग्नल्ड दैट इज़ मॉर्निंग इज़ द राइट आंसर। DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। The ghost in Shakespeare's Hamlet disappeared when Horatio asked the ghost to reveal its secret because that time cock crowed and signaled that is morning, क्योंकि उस समय मुर्गे ने बांग लगा दी और वो इस बात का संकेत था कि सुबह हो गई है। एक्चुअली द घोस्ट इज़ द स्पिरिट ऑफ हिज फादर, चूँकि जो घोस्ट है वो हैमलेट के फादर की आत्मा है। हु टेल्स द हॉरर्स ऑफ परगेटरी बट ही लैमेंट्स दैट एवरीथिंग ही वांट्स टू से कैन नॉट बी टोल्ड। Rest of the options are not the appropriate explanation of this question, hence option A is the correct answer. तो दोस्तों वो भूत बताना चाहता था अपने साथ बीतती हुई सारी ट्रेजेडी को, लेकिन उससे पहले ही मुर्गा बांग लगा देता है और जो है मुर्गा बांग लगा देता है और वो गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन द कोर्टियर्स सोल्जर्स स्कॉलर्स आई टंग स्वॉर्ड हु इज द नोबल माइंड रेफर्ड इन द एबव लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर्स हैमलेट। तो दोस्तों 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी, हैमलेट को कहा गया है नोबल माइंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इन द above lines from Shakespeare's Hamlet, the noble mind is referred to Hamlet. Hamlet को noble mind कहा गया। This is the part of soliloquy by Ophelia. When Hamlet has left the room, she says that Hamlet is not the same as before, but she is not in the condition to think what is actually happening with Hamlet. Hence option D is the correct answer. Question number 63 is on your screen. Where was Hamlet when he received the news of his father's death? Hamlet कहाँ था जब उसने अपने फादर की डेथ को सुना? तो दोस्तों कहाँ था? वो पढ़ रहा था उस समय। कहाँ पढ़ रहा था? तो वो कहाँ पढ़ रहा था? वो जर्मनी में पढ़ रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। Hamlet was in Germany when he received the news of his father's death. Hamlet 1602 is a tragedy in 5 acts by William Shakespeare. He is the Prince of Denmark. Shakespeare is telling the story of Prince Hamlet derived from several sources from books 3rd and 4th of Saxo Grammaticus 12th century Gesta Danorum. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 इज ऑन योर स्क्रीन। एट वॉट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एनी हैथवे? शेक्सपियर ने एनी हैथवे से किस साल, कितनी उम्र में शादी की थी? तो शेक्सपियर 18 साल के थे और उनकी वाइफ 8 साल उनसे सीनियर थी, यानी कि 18 8 26 साल की उनकी वाइफ थी और शेक्सपियर 18 साल के थे। तो 64 का डी इज़ द राइट आंसर। Shakespeare get married at the age of 18 to Anne Hathaway. She was 8 years senior to him in age. शेक्सपियर की पत्नी उनसे 8 साल बड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 65 इज ऑन योर स्क्रीन। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाई। फर्स्ट फोलियो में एक पोएम है। तो 65 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी पोएम है वो पोएम दोस्तों है बेन जॉनसन की। तो ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन इज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड पोएम एज प्रीफेस बाय बेन जॉनसन. बेन जॉनसन was an English playwright whose artistry exerted a lasting impact upon English poetry and staged comedy. He was contemporary to Shakespeare. बेन जॉनसन शेक्सपियर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 66 इज ऑन योर स्क्रीन। 14 ब्रास इन हैमलेट इज। हैमलेट में 14 ब्रास कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, 14 ब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे है और लास्ट में यही जाके डेनमार्क का राजा बनेगा। 14 ब्रास इन हैमलेट इज़ द प्रिंस ऑफ नॉर्वे हुज फादर वॉज किल्ड बाई हैमलेट्स फादर। 14 ब्रास कौन था? वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे था। 14 ब्रास के फादर की हत्या किंग हैमलेट के पिता यानी कि किंग हैमलेट के द्वारा कर दी गई थी। 14 ब्रास विशेष टू अटैक डेनमार्क और इसलिए 14 ब्रास अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए डेनमार्क पर आक्रमण करने की इच्छा रखता है। टू अवेंज हिज फादर्स ऑनर मेकिंग हिम अनदर फॉल फॉर प्रिंस हैमलेट। तो 14 ब्रास अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है और अपने पिता का सम्मान रखना चाहता है, इसलिए वो डेनमार्क पे अटैक करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 67 इज ऑन योर स्क्रीन। देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट मेक्स इट सो। तो दोस्तों क्या बनाता है? बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हमारी जैसी सोच बन जाती है वैसा ही होने लगता है। ये बहुत बड़ी लाइन कही गई है हैमलेट में। ये बात बिल्कुल वर्तमान समय में भी सच है कि अगर हम किसी काम के प्रति निगेटिव सोच बना लेते हैं तो निगेटिव ही सोच रहती है। तो इसका करेक्ट 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थिंकिंग इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ई, थिंकिंग इज़ द राइट ऑप्शन। देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। दिस लाइन इज स्पोकन बाय प्रिंस हैमलेट इन द प्ले हैमलेट इन एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में दोस्तों ये लाइन बोली गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 इज ऑन योर स्क्रीन। हु इज ट्रिंक्यूलो इन द प्ले द टेम्पेस्ट?
टेम्पेस्ट में दोस्तों ट्रिंक्यूलो कौन है, तो ट्रिंक्यूलो कौन है 68 का हो जाएगा बी, ये किंग का जेस्टर है, किंग्स जेस्टर इज़ द राइट आंसर। द टेम्पेस्ट इज अ ड्रामेटिक रोमांस बाय विलियम शेक्सपियर। टेम्पेस्ट को ड्रामेटिक रोमांस भी कहा गया और दोस्तों ट्रेजी कॉमेडी भी कहा गया है। ट्रिंक्यूलो इज किंग्स जेस्टर, अ ड्रंकन बटलर एंड अ माइनर मेंबर ऑफ द शिपरेक्ट पार्टी। ही प्रोवाइड अ कॉमिक फॉइल टू द अदर more powerful pairs of Prospero, Alonso and Antonio and Sebastian. Question number 69, very important question. Who says good wombs have borne bad sons? ये बात किसने कही है कि अच्छी माताओं ने, अच्छे गर्भों ने बुरे पुत्रों को जन्म दिया है। Good wombs have borne bad sons. इन टेम्पेस्ट में दोस्तों ये बात किसने कही है? 69 का आंसर दोस्तों करिए कमेंट बॉक्स में। तो ये बात दोस्तों मिरांडा ने कही है कि अच्छी गर्भों ने यानी कि अच्छी माताओं ने बुरे पुत्रों को जन्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 69 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिरांडा द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, शी इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। शी सेज गुड वुम्स हैव बोर्न बैड सन्स। द टेम्पेस्ट इज अ ड्रामेटिक रोमांस बाय विलियम शेक्सपियर। देयर शुड बी द टेम्पेस्ट इन प्लेस ऑफ हैमलेट इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में दोस्तों हैमलेट लिख गया था गलती से, उसको मैंने करेक्ट कर दिया, यहाँ पे टेम्पेस्ट होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, उसके बाद 5 क्वेश्चन हम और करेंगे, 75 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। दिस इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर्स बाय जनरल कॉन्सेंट। तो सामान्य मान्यता क्या है कि शेक्सपियर का पहला प्ले कौन सा है? तो 70 का दोस्तों आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। 70 का बी, हेनरी 6 पार्ट 1। हेनरी 6 पार्ट 1 इज़ द राइट आंसर। 70 का बी इज़ द राइट आंसर। हेनरी 6 पार्ट 1 इज़ अ हिस्ट्री प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, पॉसिबिलिटी इन कोलैबोरेशन विद क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस नैश। ऐसा माना जाता है कि ये मिलजुल कर लिखा गया था मार्लो और थॉमस नैश के साथ इन 1591। Some important characters are as King Henry VI is King of Scotland, Duke of Bedford, Humphrey, Duke of Gloucester. Question number 71 is on your screen. What was the tragic flaw in the character of Macbeth? तो मैकबेथ में क्या ट्रेजिक फ्लॉ था? 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओवर एम्बिशन थे, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होना, बहुत जल्दी राजा बनना चाहता था। चुड़ैलों की भविष्यवाणी पे वो विश्वास कर लेता। डी इज़ द राइट आंसर। ओवर एम्बिशन इज़ द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। Macbeth is regarded as the famous tragedy among the 4 great tragedies of William Shakespeare. Over ambition was a tragic flaw in the character of Macbeth, hero of the play. तो HOKM दोस्तों 2456 मैंने बताया था। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। हैमलेट 1602, ओथेलो 1604, किंग लियर 1605 और मैकबेथ 1606। तो HOKM 2456 की ट्रिक याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑन योर स्क्रीन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिपोलाइटा अपीयर? तो हिपोलाइटा किस में दोस्तों अपीयर होती है? 72 का आंसर करिए। 72 का ऑप्शन नंबर सी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ द राइट आंसर। हिपोलाइटा किस में है? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ द राइट आंसर। चलते 72 के एक्सप्लेनेशन की ओर। Hippolyta appears in the play A Midsummer Night's Dream is a comedy written by William Shakespeare in 1596-97. The play consists of multiple subplots that revolve around the marriage of Theseus and Hippolyta. Theseus, Duke of Athens, Theseus Duke Athens का has conquered Hippolyta को जीत लेता है the Amazon Queen and is about to be wed her और उससे शादी करने वाला है। Note: Hippolyta also appears in The Two Noble Kinsmen, a play co-written by Shakespeare and John Fletcher. Hippolyta का करेक्टर दोस्तों द टू नोबल किंग्समैन में भी आता है, ध्यान रखिएगा, जो कि एक co-written प्ले है बाय शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर। तो यहाँ पे हिप्पोलाइटा मिडसमर नाइट ड्रीम में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑन योर स्क्रीन। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, दीज वर्ड्स अकर इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, यानी कि ज़्यादातर जो मित्रताएं हैं वो धोखे देती हैं, ज़्यादातर जो
प्रेम की बातें हो केवल मूर्ख बनाती हैं। दीज वर्ड्स अकर इन, तो 73 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये बात आती है एज यू लाइक इट में, ऑप्शन नंबर सी, 73 का सी, एज यू लाइक इट इज़ द राइट आंसर। द वर्ड्स मोस्ट फ्रेंड्स इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली अकर्स इन एज यू लाइक इट, a comedy by William Shakespeare. These words occurs in a song sung by Amy Hunts in Act 2nd, Scene 7th. Blow, blow, though winter wind, thou art not so unkind. चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, तो ये आती है किसमें? एज यू लाइक इट में लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 74 इज ऑन योर स्क्रीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाई शेक्सपियर, इनमें से कौन सा शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया? तो 74 का दोस्तों आंसर करिए, कौन सा नहीं लिखा गया? टाइटस एंड्रोनिकस इनकी ट्रेजेडी है, पेरिकल्स भी शेक्सपियर का है, अ लवर्स कंप्लेंट भी शेक्सपियर की है, तो ऑप्शन नंबर सी, लव्स ट्रायम्फ थ्रू कैलीपोलिस इज़ द राइट आंसर। ये नहीं है शेक्सपियर का, ऑप्शन नंबर सी। Love's Triumph Through Callipolis was the first masque performed at the Stuart Court during the reign of Charles I and the first in which a reigning monarch appeared. This work was written by Ben Jonson के द्वारा लिखा गया था। तो लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का 75 इज ऑन योर स्क्रीन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज ए करेक्टर नेम्ड बैंकाओ, तो बैंकाओ नाम का करेक्टर दोस्तों मैकबेथ में आप सबको पता है, और चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि बैंकाओ के जो बेटे हैं जो है वो राजा बनेंगे। तो ये 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का डी, मैकबेथ इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे 51 से 75 तक, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 76 to 100 तक। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता रहूं। और मैं बार बार यही बात कहता रहता हूं कि जैसे मैंने एक पोस्ट हासिल की थी, आपको भी एक पोस्ट ज़रूर हासिल कराने में मदद करूंगा यदि आप रेगुलर मेरी क्लास पढ़ते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी